चाह रहे हैं कि क्या चक्कर है यार, म्यूट क्यों नहीं हुए सब। म्यूट ऑन, अलाउ पार्टिसिपेंट्स, नहीं हो गया। अब ठीक है जी। जी ये कुछ आपके सामने जो हमारे कोर्स के कंटेंट्स हैं, मैं इससे पहले कि इनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँ, मैं आपको पहले बताना ये चाह रहा हूँ कि फंडामेंटली हम ट्रेड को किस तरीके से डिराइव करते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि जब आप लोगों ने फंडामेंटल्स से ट्रेड को लेना है तो वो आप किस तरीके से परसीव कर सकते हैं, किस तरीके से आप एक अच्छी डायरेक्शन को जो है ना वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं और बहुत ही सेफ किस्म की जो ट्रेडिंग है ना वो हम कर सकते हैं। हम सबसे पहले जो कि अभी जो रिसेंट पास में जो चीज़ें हुई हैं हम उनके पास आते हैं। ब्रिटिश पाउंड की बात करता हूँ मैं पहले, सबसे पहले लेटेस्ट ही। ठीक है। ये जो लेटेस्ट डाटा है हमारे पास, कहाँ गया, ये लास्ट वीक जो पूरे का पूरा है ये वाला, ये ब्रिटिश पाउंड का लास्ट वीक है। ठीक हो गया। और ये उससे प्रीवियस वीक था। अब अगर आप प्रीवियस वीक के और स्पेशली अगर आप फ्राइडे के बिहेवियर को देखें, फिर पीछे आप देखें, तो हमें ये बाइंग नज़र आई थी। ठीक है। इस बाइंग में हमें ज़्यादातर क्या था, डॉलर की वीकनेस थी। डॉलर की वीकनेस में मल्टीपल फैक्टर शामिल थे। एफएमसी मिस था। उसके बाद क्या हुआ था जनाब, उनका जो एनएफपी का डाटा है वो मिस था। फिर उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग के कंसर्न थे यूएस को लेके वो भी मिस थे। तो डॉलर के ऊपर, अच्छा, एफएमसी स्लाइटली हॉकिश, मतलब उनसे ज़्यादा हॉकिश एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन वो लेस लेस हॉकिश थे। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के डॉलर के अंदर वीकनेस का एक सिनेरियो डेवलप हुआ। और जो जो भी डॉलर के अगेंस्ट में चीज़ें थी, पर्टिकुलरली यूरो और पाउंड, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाया और इनके अंदर हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली। अब बीइंग अ फंडामेंटल ट्रेडर हमारे लिए ट्रेड कहाँ पे थी, ठीक है ना। ये तो वो चीज़ हो चुकी थी ना, अब ये मंडे से शुरू होना था। हम लोग मंडे को ही ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट देख रहे थे। उसकी वजह क्या थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे जब आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को या जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं उन्हें जब आप अपने सामने रख रहे होते हैं ना, तो आप किस तरीके से जो है वो ट्रेड करते हैं। अब हम आते हैं इधर। मैं ऐसी दो तीन एग्जांपल्स दूंगा ताकि थोड़ा सा ना आपको आइडिया हो कि फंडामेंटल्स कैसे वर्क करते हैं। गालबन ये वीक शुरू हुआ था 6 तारीख से। ठीक हो गया। मंडे वाले दिन पाउंड के अंदर कंस्ट्रक्शन का डाटा था। ठीक हो गया। हम कह सकते हैं कि इससे बेटर था जो प्रीवियस आया था, बट एक्सपेक्टेशन से कम था। लेकिन जो इस पूरे वीक में जो ड्राइविंग फोर्स थी वो इस डाटे के अंदर थी। ठीक है, ये वाला। ठीक है। अब उस वक्त तक तो ये रिलीज वगैरह नहीं थे। ठीक है, मतलब ये तो अभी बाद में हुए ना, उस वक्त ये नहीं थे। हमने क्या देखा कि भाई जीडीपी लास्ट टाइम इतना आया है, अभी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद जो उनका इनिशियल आइडिया है इसका थर्ड क्वार्टर का,
वो भी कॉन्ट्रैक्शन में शो है, और उसके बाद नीचे कंस्ट्रक्शन में और प्रोडक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में ये चीज़ें जो है ना वो नेगेटिव में देखी जा रही हैं। ठीक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग, इसमें कोई शक नहीं कि वो बेहतर थी, हॉकिश थी, बट उसके बावजूद जो ये फैक्टर्स थे ये पाउंड के लिए ड्रैग थे। ठीक है ना। और मार्केट, आपको पता है, मार्केट हमेशा एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, मार्केट की मूवमेंट हमेशा इसी तरह से होती है। एक मार्केट सबसे पहले चीज़ों को ना पहले एज्यूम करती है, उसके मुतल्लिक एक्सपेक्टेशंस को बिल्ड होती हैं। जब तक वो एक्सपेक्टेशंस की एक्टिविटी नहीं होती तो मार्केट उस तरफ दौड़ती रहती है, भागती रहती है। ठीक है। अब एक्सपेक्टेशंस हमें जो है ना फ्राइडे की, ये हमें नज़र आ रही थी कि भाई जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन में है, और कुछ जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के स्पीकर्स थे वो भी कह रहे थे कि यार हमारी परफॉर्मेंस इतनी मज़े की नहीं है कि हम फर्दर रेट हाइक्स की तरफ जाएं या कुछ और इस तरह का करें। इन्फ्लेशन यूके में वैसे टॉप पे है। तो पाउंड ने जो अगर हम दोबारा चार्ट पे आ जाएं, पाउंड ने जो ये वाली जो रैली की थी, ये रैली, अच्छा, जो इसके साथ और टूल्स हैं वो अलग हैं, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है। तो जो रैली की थी, ये रैली ही बता रही थी कि यार ये इस तरह का फ्यूल इसके अंदर नहीं है, इसने यहाँ रुकना है जब तक ये जीडीपी का डाटा इसको सपोर्ट ना दे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से ये ऊपर चली जाए। सो हम मंडे की इवनिंग से ही ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर में, जस्ट सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है जो फाइनेंशियल कैलेंडर के अंदर होता है, उसको इवेलुएट करते हुए हम इस चीज़ की इंतज़ार में थे कि ये हमें यहाँ पर कब शॉर्टिंग इंफॉर्मेशन दे। और हमने शॉर्ट किया, हमने मंडे वाले दिन शॉर्ट किया, फिर यहाँ आया वापस फिर शॉर्ट किया, इधर आया वापस फिर शॉर्ट किया। लेकिन फ्राइडे को हमने ट्रेड नहीं की। उसकी वजह, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन डाटा जब रिलीज हो गया तो हम इमीडिएट, अच्छा, यहाँ ना एक मिथ है कि जी जो फंडामेंटल ट्रेडिंग होती है वो शायद न्यूज़ बेस्ड होती है। नो। देखें, जो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होती है उसके लिए बहुत हाई फ्रिक्वेंसी सिस्टम चाहिए, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए। जिस तरह के जहां हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड भी पूरी पूरी होती है, सिस्टम्स भी पूरे पूरे हैं। तो ऐसे में पॉसिबल नहीं होता कि जी एक सेकंड में न्यूज़ रिलीज हुई है और मैं इमीडिएटली बाय भी कर लूँ और मैं इमीडिएटली एग्जिट भी कर लूँ, क्योंकि हो सकता है हमारे तो ब्रोकर जो है ना वो रिकोड देना शुरू कर दें, तो इतनी देर में तो वो मूव भी हो सकता है ख़त्म हो चुकी हो। तो हम कभी भी हम न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते। हम क्या करते हैं, ये जो रिलीजेस होती हैं फंडामेंटल, हम इनको ना डॉट की शक्ल में हम इनको पॉइंट करते हैं। ठीक हो गया। हम इनको डॉट्स की शक्ल में जो है ना पॉइंट्स करते हैं। ठीक है। तो वो जो पिक्चर हमारे सामने आती है वो फिर हमें हेल्प करती है कि यार हमने कहाँ किस तरीके से जो है वो ट्रेड लेनी है। सो न्यूज़ ट्रेडिंग और जो फंडामेंटल ट्रेडिंग है इसके दरमियान में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फंडामेंटल ट्रेडिंग कभी भी जो है ना वो भागती हुई ट्रेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं होती। हम बहुत रिलैक्स होके, कंपोज्ड होके हम ट्रेड करते हैं। पहली चीज़ आपको क्या बता दी कि फाइनेंशियल कैलेंडर को यूटिलाइज करते हुए ना, और ये हमें हर वीक में किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट पे, क्योंकि देयर आर सो मैनी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा जी। ये लाइनें क्यों आ गई हैं भाई? पता नहीं क्यों आ गई हैं, मैंने तो नहीं ड्रा की। चलो, अब हम आगे चलते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट खासा होता है हमारी ट्रेड का, ठीक है, वो होता है, अब ये करेंसी की बात हो रही है, उसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा पिवटल क्या होता है? बैंक्स। ठीक हो गया। हम हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि भाई किस मुल्क का बैंक क्या बात कर रहा है। ठीक है। अच्छा, वो कैसे बात कर रहा होता है, उसने हमें ईमेल तो नहीं करना होता। बैंक हमें कैसे बताते हैं? बैंक के जो स्पीकर्स होते हैं या जो उनका गवर्नर है वो वायर पे आता है, या जो उनके मेंबर्स होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बैंक्स हैं ये हमेशा एविडेंस की तलाश में रहते हैं। ये पहले मार्केट से एविडेंस लेते हैं, उसके बाद ये कोई पॉलिसी बयान देते हैं, और फिर वही जो पॉलिसी है वो फर्दर जाके एक बैंक की जो है ना वो ऑफिशियल रिलीज बनती है।
लेकिन ये जब जब आते हैं ना, बात करते हैं, तो मार्केट इनसे बहुत सारी चीज़ों को डिराइव करती है। ठीक है। अब मैं आपको बैंक ऑफ जापान की मीटिंग और उससे होने वाली जो ट्रेड्स है ना, उनके बताने चाहूँगा। यार अगर जैन आप देख रहे हो ना, और ये चीज़ अगर हट सकती है तो ये हटा दो, मुझे नहीं पता ये कैसे आई है। हाँ, अच्छा, खैर, चलें जो भी है। बल्कि पता नहीं जैन बात कर रहा होगा तो मैंने तो उसे अनम्यूट नहीं किया। जैन। हाँ, ये क्या हुआ है राहिल? हाँ, ये स्क्रीन के ऊपर ही। मेरे पास ड्राइंग का ऑप्शन कहाँ से आना है? ये वाला एनोटेट वाला। स्टार्टिंग में से व्हाइट बोर्ड को ऑफ कर। सॉरी। यार ये व्हाइट बोर्ड कहाँ है, कहाँ? देखना यह सिक्योरिटी है, पार्टिसिपेंट्स है, उसके बाद न्यूज शेयर है, पॉज शेयर है, समरी है, एआई है, फिर एनोटेट है, एप्स। नो, कर दिया। चलें, अब मुझे दोबारा होस्ट बना दें। ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा, अब नीचे व्हाइट बोर्ड आया है, ओके। ठीक है। अच्छा, अब हम हम्म। वापस कहाँ आ गए हैं जी? बैंक के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। और बैंक्स में जो आजकल मेरा ज़्यादा कंसर्न बना हुआ है वो है बैंक ऑफ जापान। ठीक हो गया। बैंक ऑफ जापान से पिछले दिनों में ये जो उनकी मीटिंग हुई है, लास्ट मीटिंग आई थिंक ये थी 31 अक्टूबर को। ठीक है। और ये इस दिन हुई है। ये जो ये वाली कैंडल नज़र आ रही है आप लोगों को, ये इस दिन। ठीक है। इससे पहले बैंक ऑफ जापान यहाँ तक ये वीक जा रहा था, इसमें वीकनेस है, उसकी वजह इनकी अल्ट्रा लूज जो पॉलिसी है। अब यहाँ जाके ये गालबन 25-26 अक्टूबर है, अगर हम यहाँ दोबारा इसको देख भी लें। हाँ, ये 23 अक्टूबर है, फिर उसके बाद ये 24, और ये करते 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 करते, और ये 31 है। ठीक है। मीटिंग से क्या इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी जब मीटिंग होने वाली थी? अब यहाँ मीटिंग होनी है ये इस वाले दिन। तो मार्केट में इनसे एक्सपेक्टेशंस थी कि ये जो इनकी वाईसीसी की पॉलिसी है, ठीक है, जो यील्ड कंट्रोल कैप की इनकी पॉलिसी है, ये उसको ट्वीक करने लगे हैं। ठीक है ना, यील्ड कर्व कंट्रोल को ना ट्वीक करना मींस कि उसको टेम्पर करने लगे हैं, मतलब कुछ ऐसा एक्शन करने लगे हैं। अब ये मार्केट में क्या हुआ, ये एक्सपेक्टेशंस थी कि बैंक ऑफ जापान कुछ ऐसा डिलीवर करेगा, कुछ ऐसी एक्टिविटी बैंक ऑफ जापान की तरफ से एक्सपेक्टेड है। आपको पता है कि इस वक्त एक ही बैंक है कि जिसका जो इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव में है। बाकी जितने भी बैंक हैं, इवन स्विस भी नेगेटिव में रहता है, लेकिन अभी वो भी +7.5
पॉजिटिव में है, बैंक ऑफ जापान -0.10 पे है। सो मार्केट्स में थॉट पैदा हो गई कि भाई ये अगर उसको कुछ ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या होगा कि वो रेट को अगर नेगेटिव से ज़ीरो की तरफ लेके जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये तो एक पॉजिटिव चीज़ होने वाली है। सो जो लोग यहाँ इसमें बाय में थे, उन वो मतलब येन के अगेंस्ट में उन्होंने अपनी पोजीशंस को छोड़ा और हमें ये सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नज़र आ गई। ठीक हो गया। अब अगर आप वैसे फंडामेंटली इसको दूसरी तरफ से देखें ना, तो इसमें कोई ये नहीं कि कोई बैंक ऑफ जापान का कोई बहुत बड़ा डाटा रिलीज हो गया था, या जहां अगर मैं आऊं और अगर मैं इसको टेक्निकली भी इवेल्युएट करना चाहूँ तो ये मुझे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उस वीक से पहले पहले ये एक्टिविटी थी कि बैंक ऑफ जापान कुछ ना कुछ करने लगा है। अब ये एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हुई, जापानीज येन के जितने भी क्रॉसेस थे मैक्सिमम के अंदर जो है ना वो शॉर्ट्स डेवलप होना शुरू हुई 23 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर की सुबह तक। ठीक है, क्योंकि जिस दिन मीटिंग होनी है, मीटिंग से पहले हमने अपनी पोजीशंस को जो है ना वो एग्जिट ले लेना होता है, क्योंकि वही होता है। अब जिस दिन मीटिंग हो गई, ठीक है, अब ये एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ करेंगे, ठीक हो गया, एक्सपेक्टेशंस में वो सेल ऑफ हुआ। अब आप यहाँ से सेल ऑफ के प्रॉफिट ले सकते थे, यहाँ आपने एग्जिट ले लिया। अब आप थे वेट में कि यार होता क्या है। जहाँ वो मीटिंग हुई और उनसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, दे डिडंट डिलीवर लाइक दैट। उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ऑब्वियसली हमें पता है कि भाई जो यूएस का इंटरेस्ट रेट है या जो बाकी करेंसीज हैं उनका इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है। तो आप फिर जापानीज येन के अगेंस्ट में बाय बैठ सकते थे, और वो बाय अभी तक चली आ रही है। ठीक है, वो बाय अभी तक। अब यहाँ आप यूरो येन में बैठे, पाउंड येन में बैठे, या और जो भी कोई है, मतलब जिस जिस भी पे जापानीज येन के अगेंस्ट में बैठे, सो इधर ये शॉर्ट, ये प्योरली बैंक ने बता दिया क्योंकि वो बैंक की रीडिंग्स थी। जहां बैंक ने वो डिलीवर नहीं किया, अब आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्यों, क्योंकि इनकी अगली मीटिंग जो है वो अगले साल जाके होनी है, उससे पहले नहीं है। ठीक है, और ये ऐसा बहुत कम होता है कि ये कहीं दरमियान में कोई इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर लेंगे, इस तरह का हो नहीं, वो अपने स्केजुअल के ऊपर भी चलते हैं। और बैंक ऑफ जापान आपको पता ही है वैसे भी जो है ना वो अल्ट्रा लूज पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद कर रहा है। इन्फ्लेशन वहाँ हमेशा ही 2 to 3% में रहती है, ज़्यादा ऊपर जाती नहीं है। तो उनके लिए इन्फ्लेशन कोई दर्द सर है नहीं, तो वो अपनी इसी अल्ट्रा लूज पॉलिसी के ऊपर खुश हैं। लेकिन जब जब मार्केट में ना उनसे कुछ एक्शन की तवक्को की जाती है तो येन में स्ट्रेंथ आ जाती है, और वो स्ट्रेंथ हमारे लिए ना एक बेहतरीन किस्म की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है। सो हम उसको बहुत खूबसूरती से ट्रेड कर लेते हैं। सो हमने क्या डिस्कस कर लिया सबसे पहले, द पहला पॉइंट, अब्बास भाई थोड़ी इम्पोर्टेंस सी ऑफ, आवाज़ कम आ रही है आपकी, थोड़ी सी कम। आवाज़ मेरी हाँ। थोड़ी सी कम आ रही है। ओके, लेट्स सी, एक मिनट। अभी ठीक है। सो ये हमारे लिए एक अनदर अपॉर्चुनिटी थी, और ये हम ट्रेड किया और चल रहे हैं। अब आगे जाके क्या होना है, यकीनन ये जब हम आगे अब बैंक की पॉलिसीज वगैरह को पढ़ेंगे कोर्स के अंदर, तो वो मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती हैं वो हमें बहुत बेहतरीन किस्म के ट्रेडिंग सेटअप्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड कर देती हैं। और आप कैलेंडर अगर देखते हैं तो आपको पता होगा हर 1-2 महीने के बाद किसी न किसी बैंक की मीटिंग हो रही होती है, हर एक दो। अभी रिसेंट पास्ट में आरबीए की मीटिंग थी, बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की। ठीक हो गया, मुझे ढेर सारे दोस्तों के क्वेश्चन आ गए कि उन्होंने 25 पॉइंट बेसिस रेट हाइक कर दिया है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर गिर क्यों रहा है। ठीक है, रेट हाइक करने के बावजूद ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्यों गिर रहा है। अब उसकी भी एक कोई ना कोई वजह होती है, वो जब हम बैंक की पॉलिसीज को स्टडी करते हैं, क्यों, क्योंकि रेट हाइक सिर्फ सिंगल रेट हाइक की वजह से करेंसी स्ट्रेंथ में नहीं आती, उसके साथ काफ़ी अवामिल होते हैं। कौन कौन से, एक तो जो उस वक्त स्टेटमेंट रिलीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमने पढ़ना होता है कि ये क्या कह रहे हैं। फिर जो वो प्रोजेक्शंस करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और फिर जिसको आप डॉट प्लॉट कह लें, मतलब ये यूएस के लिए डॉट प्लॉट होते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें तो उनकी जो वो एमपीसी कमेटी है, उनके मेंबर्स होते हैं, और उसमें से देखना पड़ता है कि कितने हाइक की तरफ हैं, कितने जो हैं वो पॉज की तरफ हैं, और कितने ईज की तरफ हैं। इसी तरह बाकियों का भी होता है। फिर अगर इसके साथ ऊपर फॉर एग्जांपल ये है और प्रेस कॉन्फ्रेंस है,
जो भी उनका कोई गवर्नर है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ये सारे इवेंट मिल मिला के फिर जाके आपको ना बैंक को जो है वो जो रेट हाइक का डिसीजन है उसको जो है वो ट्रेड करने के लिए आपको अपने आप को प्लान करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। इन्होंने जब ये रेट हाइक किया, ठीक है, पहली चीज तो ये 3 to 4 मीटिंग के गैप के बाद रेट हाइक हुआ। इसके बाद क्या है कि इनके पास फर्दर रेट हाइक के लिए कोई रूम ही नहीं है, इन्होंने आगे रेट हाइक नहीं करना। और साथ में जो बाकी प्रोजेक्शंस थी वो कुछ इतनी तगड़ी नहीं थी कि वो रेट हाइक को सपोर्ट करती। तो ऑब्वियसली ये रेट हाइक काउंटर प्रोडक्टिव हुआ और एट दैट पर्टिकुलर डे जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिली है। अच्छा। तो हमारी लिस्ट के अंदर पहली प्रायोरिटी करेंसी के लिए बैंक्स हो गए, ठीक है ना। बैंक्स चीज़ों को कंफर्म करते हैं फाइनेंशियल कैलेंडर से। हमने फाइनेंशियल कैलेंडर के थ्रू इंफॉर्मेशन को डिराइव कर लिया। अब ये सारी चीज़ें हमारी स्टडी का हिस्सा अब्बास हैं। भाई थोड़ी सी अब आवाज़ ज़्यादा नहीं हो सकती आपकी? पता नहीं क्या माइक दूर है, क्या क्या चक्कर है? यार मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्यों नहीं हो रही आवाज़ मेरी पूरी। आप एक मिनट। क्योंकि वो थोड़ी सी अगर आवाज़ आपकी लाउड हो जाए ना, तो वो फिर हमारा वो पूरा हो जाएगा। जस्ट अ मिनट वेट। हाँ, पॉइंट से कम हो सकती है जो आपके माइक है। एक मिनट। जी मुझे अभी बताएं कि अभी आवाज़ क्लियर है? जी अभी ठीक है जी, ग्रेट, परफेक्ट। चलें, गुड हो गया। सो अपने लिस्ट में जब हम आगे जाते हैं, ठीक है, अब हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन डिराइव कर ली। फॉर एग्जांपल हमने किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ना अपनी एक इंफॉर्मेशन, हमने अपनी डायरेक्शन सेट कर ली। मतलब हम एग्जांपल देते हैं जी, हम यूरो की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। हमने देख लिया उनका जी बैंक तगड़ा है, उनके जी जो की डाटा पॉइंट्स हैं वो अच्छे आना शुरू हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम बाय के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि जी यार अब हम यूरो के अंदर बाय देखें। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अब जाना है, हमारे पास कुछ ऐसे कंफर्मेशन टूल्स होने चाहिए कि क्या जो ये चीज हो रही है इसको क्या जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है क्या वो वाकई ही यूरो को बाय देख रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आपको तमाम लोगों को शायद इस चीज का ना आइडिया हो कि दुनिया में ना जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस होती है ना वो टोटल दो एक्सचेंजेस के थ्रू हैं। एक सीएमई, दूसरी आईएस। सॉरी, दुनिया की जो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस का 70 से 75% शेयर है वो इन्हीं एक्सचेंजेस के पास है। सीएमई से मुराद शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज और आइस से मुराद इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शन जो ये मेजर करेंसीज हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उनका रिकॉर्ड, उनकी ईच डे की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड इन एक्सचेंजेस के ऊपर होता है। और आप जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप करेंसी करते हो, गोल्ड करते हो, ऑयल करते हो, तो आप फ्यूचर को ट्रेड करते हो। ठीक हो गया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को आप ट्रेड करते हो। तो इन सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का जो रिकॉर्ड है ये सब का सब इन दो एक्सचेंजेस के पास है। अब मेरा यहाँ एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है, अगर आपको ये पता चल जाए, आप में से कोई एक बंदा सीएमई का स्टाफ हो या आइस का स्टाफ हो, ठीक है, और वहां आप डाटा रिसीव कर रहे हो ग्लोबल क्लियरिंग फर्म्स का, और वो आपको बता रहा हो कि यार रोजाना डॉलर के अंदर तो बहुत बाइंग हो रही है, तो ऑब्वियसली डॉलर जो है ना वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। सेम अगर यूरो के अंदर बाइंग हो रही है तो यूरो के अंदर स्ट्रेंथ का फैक्टर पाइल इन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूरो की डिमांड है। इसी तरह जी अगर जापानीज येन में आ रही है तो उसका मतलब है कि येन की डिमांड में इजाफा हो रहा है। हम क्या करते हैं, हमने इन दोनों वेबसाइट से डेटे को डिराइव किया हुआ है और उसको हम किस शेप में देखते हैं। पहले जो है वो सीओटी, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट, जो कि सीएमई की जो एक सब्सिडरी रिपोर्ट है, सीएफटीसी, मैं वो भी आपको दिखा भी देता हूँ। हम वो रिपोर्ट वहां से उठाते हैं। और डॉलर इंडेक्स के ओपन इंटरेस्ट का डाटा हम इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज से उठाते हैं, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये हम यहाँ से उठा के कंपाइल करते हैं और फिर हम देखते हैं कि यार जो इंफॉर्मेशन हमने इन जगह से ली है, क्या ये वाले लोग वाकई ही उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से बाय में बैठ रहे हैं या सेल में बैठ रहे हैं।
क्योंकि ये हमारे लिए जो है ना सपोर्टिंग टूल्स का रोल प्ले करते हैं। और फिर हमें बहुत बेटर आइडिया हो जाता है कि हाँ, हमारी डायरेक्शन जो है ना वो बहुत तगड़ी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अब आने वाले टाइम में यूरो के अंदर बाइंग वगैरह या सेलिंग या जो भी है, वो हमें जो रिपोर्ट उस वक्त मिल रही होती है वो बता रही है। और मैं आपको यहाँ पर जो है ना इन चीज़ों की एक छोटी छोटी एग्जांपल भी दूंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरीके से चीज़ें ऑपरेट करती हैं। अब हम सबसे पहले जो है ना वो सीएमई की वेबसाइट को देख लेते हैं कि वो हम कहाँ से डाटा उठाते हैं, और फिर हम आइस को देख लेते हैं। ये आपके सामने कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन सीएफटीसी, ये सीएमई की ही एक सब्सिडरी है। और यहाँ पर हम कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट को उठा लेते हैं, ठीक है। और इस रिपोर्ट में आपकी जितनी भी करेंसीज हैं उन सब के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का डेली का डाटा इकट्ठा होता है, डेली। मतलब जैसे अभी तो चलो ये आज सैटरडे है, वीकेंड है, मंडे वाले दिन की शाम का डाटा जितनी भी क्लियरिंग फर्म्स होती हैं वो सब के सब डाटा जो है ना वो इनको भेजना शुरू कर देती हैं। जहाँ भी आए तो उसको काट देती हैं। और ये डाटा जो है ना वो कंपाइल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डॉलर इंडेक्स का जो डाटा है वो हमें यहाँ से नहीं मिलता, तो उसके लिए हम आइस की एक्सचेंज पे जाते हैं, ठीक है। वो डाटा हमें इस एक्सचेंज के थ्रू मिलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यार ये चीज़ें किस तरीके से मार्केट में ऑपरेट करती हैं। और कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट मल्टीपल चैनल्स के ऊपर, ये मल्टीपल तरीकों से रिप्रेजेंट होती है, ठीक हो गया। हम जो इसको यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोगों ने इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स रखे हुए हैं, हर एक की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। हमने इसको एक एक्सेल की शेप में रखा हुआ है और हम वीकली इसको अपडेट करते हैं। तो हमें ना इससे आइडिया हो जाता है कि जी करेंसी के अंदर या क्रूड ऑयल है, या उसके अलावा क्या कहते हैं उसको, गोल्ड है, क्योंकि गोल्ड लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो यहाँ हमें ना उसके अंदर बाइंग और सेलिंग का जो भी सीक्वेंस है ना वो बड़े अच्छे तरीके से हमें मिलना शुरू हो जाता है। हाँ, ये थोड़ा चूंकि इसके ऊपर अब पूरे साल का डाटा है ऑब्वियसली, तो ये ओपन होने में ना थोड़ा बहुत टाइम लेती है। ऐसा नहीं होता कि वन गो में आप क्लिक करें और ये चीज़ ओपन हो जाए, नहीं होती। ये लास्ट टाइम अभी जो ईसीबी की मीटिंग होने वाली थी, तो उससे पहले हम यूरो में हम लोग बाय की तरफ इंक्लाइन हुए थे, क्योंकि यहाँ यूरो में बाय एग्जिट था, यहाँ शॉर्ट भी एग्जिट हुआ था। तो इधर जब यूरो में ये 7,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, ये वही वीक है जिस वीक में ईसीबी की मीटिंग थी, ठीक है। अब ये 7,000 कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा एक याद रख लें कि जो सीएफटीसी का रिपोर्टेबल क्राइटेरिया है, मतलब वो एक कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वहां पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो $200 मिलियन के इक्वल होता है, ठीक है। बाकी ये आप सीएफपीसी की वेबसाइट से चेक भी कर सकते हैं। तो हम हमारे लिए ना ये एक बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी थी कि भाई ये जो इतनी तादाद में, ठीक है, ये जो इतनी तादाद में सेलर्स आ रहे हैं, और सॉरी बायर्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यूरो नीचे नहीं गिरेगा। बेशक यूरो के ऊपर पीछे जो है वो हमें पूरा प्रेशर नजर आ रहा था कि, यूरो काफी वीक हो रहा है, और यूरो की परफॉर्मेंस में वीकनेस में सबसे ज्यादा जो मसला था वो जर्मनी के डाटे का था, ठीक है। लेकिन जब इतनी तादाद में बायर्स डेवलप होना शुरू हुए तो हमने कहा नहीं, ये रुकेगा। और एट दैट टाइम यूरो की प्राइस 1.50 के अराउंड थी।
और अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर भी हमें सुनते हैं, तो हमने कैटेगोरिकली कहा था कि भाई यूरो को बाय करना है। इवन जब हम एफओएमसी की मीटिंग में लाइव थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद भी हमने कहा था कि भाई यूरो को बाय करें। एट दैट टाइम जो यूरो है वो 1.5030 पे था। और पर्टिकुलरली फिर हमने ब्रिटिश पाउंड का भी कहा था कि उसको भी बाय कर लें, और गोल्ड को भी बाय कर लें। ये जब जो अभी लास्ट एफओएमसी हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो क्यों था? क्योंकि यहाँ ये जो इस तरह के नंबर डेवलप हुए थे ना, इन्होंने हमें कहा था कि नहीं, क्योंकि यूरो के अंदर लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, और ये जो इतनी बड़ी तादाद में बाइंग एक्टिविटी डेवलप हो रही है, ये यूरो को एंकर करेगी, ये यूरो को कभी भी नीचे नहीं जाने देगी। फिर अगले वीक भी डाटा हुआ, उससे अगले में क्या हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद ये एफएमसी आने वाली थी, या कुछ ऐसी एक्टिविटी थी कि इसमें दोनों तरफ से प्रॉफिट टेकिंग हुई है। और जो जो अभी लास्ट वीक का डाटा है ये अभी अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन यूएस में हॉलीडे था। तो ये रिपोर्ट जो है ये मंडे को अपडेट होगी, तो हमें आइडिया होगा कि ये जो लास्ट वीक गुजरा है इसके अंदर भी क्या यूरो में बायर है कि नहीं है। अब जितने भी आप सुनने वाले हो, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब आपको ये पता चल जाए कि यार यूरो के अंदर तो ठीक ठाक किस्म के बायर्स आ गए हैं, और ये वो बायर्स नहीं है। देखिए यहाँ स्मॉल ट्रेडर की अलग से कैटेगरी है। तो स्मॉल ट्रेडर्स को हम नहीं देखते, ये वो हैं जो स्पेकुलेटर्स हैं। स्पेकुलेटर्स मीन कि जो लोग प्रॉफिट के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करते हैं। इनके अंदर हेज फंड मैनेजर्स, इनके अंदर स्वैप डीलर्स, इनके अंदर जो भी डिफरेंट फंड की कंपनीज होती हैं उनका डाटा शामिल होता है। ठीक है, तो ये हमें बहुत अच्छी क्लैरिटी दे देता है। और फिर हमारे पास इसको बैक टेस्ट करने के लिए पता नहीं कितने साल का डाटा मौजूद है, हमने वो डिराइव करके रखा हुआ है, और फिर हम बहुत अच्छी ट्रेड करने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम जो इस टूल को, चूंकि ये जो होता है ये वीकली डाटा होता है, मतलब एवरी ट्यूसडे टू ट्यूसडे का डाटा होता है। डेली के लिए जो होता है वो हमें ओपन इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, डेली के लिए हम ओपन इंटरेस्ट को यूज करते हैं। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ये ओपन ट्रेड्स होती हैं। आप इंटरेस्ट की जगह का वर्ड ट्रेड्स रख लें। फॉर एग्जांपल आज के दिन में मैं ठहरे गोल्ड पे आ जाता हूँ। गोल्ड, ये अब अगर फॉर एग्जांपल आपको ये पता चल जाए कि जो ये कैंडल है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक तगड़ी बेरिश कैंडल है, गोल्ड काफी तादाद में गिरा है ये लास्ट फ्राइडे व कल के दिन में, आपको पता चल जाए कि यार इसमें सेलर्स आ गए हैं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब होगा कि आपने क्या देखना है, यार ये रिवर्स आए और मैं इसको तो और शॉर्ट करूं, क्योंकि तो बड़ी तादाद में सेलर्स आ गए हैं। बट अगर आपको पता चल जाए कि नहीं, यहाँ सेलर्स नहीं आए, यहाँ जिन लोगों ने बाइंग की थी ये उनका बाय एग्जिट है। ठीक है, ये बाय एग्जिट है। बाय एग्जिट क्या होता है? जिन लोगों ने यहाँ बाय किया था उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग भी तो करनी है, तो उन्होंने अपने बाय। Wise dei sarlagi ko sarlagi ko dwana na yuze ke wise min legle ke wise di sam level ke shavis number sida क्या हो और गया not भाई, क्या just हो गया? staff of ya shan edit ke har qism sida क्या हो गया? और last हमायूं, अच्छा, ये हमायूं है कोई, सो उनका माइक कौन है? इससे क्या होता है कि आपको जब आइडिया हो जाता है कि यार नहीं, यहाँ पर तो बायर ने एग्जिट लिया है और ओपन इंटरेस्ट फॉल हुआ है। ओपन इंटरेस्ट फॉल हुआ मतलब कि जो ट्रेड्स चल रही थी वो ट्रेड बंद हो गई हैं, कोई नया प्लेयर नहीं एंटर हुआ। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो सेलिंग एक्टिविटी है ये अब किसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाके रुकना शुरू हो जाएगी। वो लेवल कहाँ होता है वो यू बेटर नो, आप लोग सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हो। तो इसका मतलब है कि हमें अब जो है ना अपना बायस वो शिफ्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि ये हमें डेली के डेली मिल रहा है। और ओपन इंटरेस्ट ने इस मंथ में ये जो जितना ये गोल्ड बाय हुआ है, जब आप लोगों के पास ये रिपोर्ट होगी या आप लोग वेबसाइट से उसको जैसे कंफर्म कर सकते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट ने इस पूरे महीने में जो अक्टूबर का मंथ था डेली बताया है कि भाई बाय करें, बाय करें, बाय करें, बाय करें, बाय करें। और ये चीज रिकॉर्ड पे अवेलेबल है, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो बाकी फैक्टर्स थे, मतलब गोल्ड के मूवमेंट के साथ आपको पता है कि सेंटीमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, वो अगर आप सेंटीमेंट नहीं समझ सकते हैं तो फिर आप गोल्ड को ट्रेड ही नहीं कर सकते।
तो सेंटीमेंट को समझते हुए आपको आइडिया था कि भाई इन हालात में तो गोल्ड के अंदर सेलर्स नहीं आएंगे, और वो ऐसा ही हुआ, गोल्ड बाय होता गया। और फिर हमने कंफर्म करना होता है, हम किसी एक एंगल या किसी एक सिचुएशन से नहीं, क्योंकि मुझे हमें कोई एक इंफॉर्मेशन मिली है, नो, हमने ना डिफरेंट डिफरेंट जो है ना अपने लिए चेक्स बनाए हुए हैं, हम उन चेक्स को फॉलो करते हैं, और वो जब सारे चेक्स हमारे राइट में होते हैं हम अपनी ट्रेड ले लेते हैं, और ट्रेड हमारे कंफर्टेबल हो जाती है, और फिर हम बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो ट्रेड करते जाते हैं। अच्छा, ये तो मैंने कुछ थोड़े से कंटेंट आपको बता दिए। अभी मैं कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको यहाँ से, जो हमारा जो ये 4 to 5 weeks का कोर्स होता है, उनके कंटेंट्स का ये भी बता दूं। सबसे पहले हम जो स्टडी करते हैं हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स कितनी हैं। ठीक है, लोगों को शायद नहीं पता होगा, 4 तरह की फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जिनमें स्टॉक मार्केट डिफरेंट है, बॉन्ड्स मार्केट अलग है, डेरिवेटिव्स की जो ऑप्शंस की मार्केट है वो अलग है, और फिर जो फॉरेक्स मार्केट आती है वो अलग है। ये चारों मिलके एक फाइनेंशियल मार्केट का सेगमेंट बनाती हैं। पांचवी इसमें अब क्रिप्टो की मार्केट है, और वो भी इस वक्त बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। क्रिप्टो भी इस वक्त क्यों? क्योंकि जब इधर गड़बड़ हो रही होती है ना, तो यहाँ से मनी फ्लो क्रिप्टो की तरफ होती है, और क्रिप्टो में इस वक्त ठीक ठाक किस्म की इन्वेस्टमेंट जा रही है, वो हमें मार्केट के ट्रेंड से जो है ना वो नज़र आ जाती है। ओके, उसके बाद क्या हम पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमेशा से इंपॉर्टेंट हैं, हम यहाँ डिस्कस करते हैं फंडामेंटल और न्यूज़ ट्रेडिंग में क्या क्या फ़र्क है, और हम इसको ना कैटेगोरिकली पिन पॉइंट करते हैं। फिर हम जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं उनके अंदर हम ढूंढते हैं कि यार लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर कौन सा है और लैगिंग कौन सा है। अब लैगिंग में आपको याद होगा कि जिस दिन यूएस के जीडीपी का डाटा था, ठीक है, यूएस के जीडीपी का डाटा बहुत अच्छा आया था, मतलब सरप्राइजिंगली बहुत। उस दिन यूएस डॉलर गिर गया। ठीक है, तो वो जिन लोगों को इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं होता, वो उसमें ट्रैप में आ गए, उन्होंने कहा यार डाटा भी यूएस का इतना तगड़ा आया, उसके बावजूद यूएस गिर क्यों रहा है? वो यूएस क्यों गिर रहा था? क्योंकि जीडीपी का डाटा जो होता है ये ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका होता है, क्योंकि जीडीपी थर्ड क्वार्टर का परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और थर्ड क्वार्टर के जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं उन्हें हम ऑलरेडी पहले से ही ट्रेड कर चुके होते हैं। जीडीपी का डाटा कब था? यहाँ, ये आप देख रहे हैं कि इससे पहले ये 2.1 था, 4.5 एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और ये 4.9 था। तो ये बहुत तगड़ी रिलीज थी, और इसके ऊपर तो मतलब ठीक ठाक किस्म की मूवमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह जस्ट यही थी क्योंकि ये वाले जो फिगर्स होते हैं ये मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन कर चुकी होती है। तो हम जो है ना वो जीडीपी के डाटे को हमेशा लैगिंग इंडिकेटर में कंसिडर करते हैं, लीडिंग में नहीं करते। फिर हमें ये डिफ्रेंशिएट करना होता है कि यार लैगिंग और लीडिंग में क्या फ़र्क है। फिर हम डॉलर इंडेक्स को पढ़ते हैं, और डॉलर इंडेक्स के साथ जो है ना सेंट्रल बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैंक की पॉलिसीज किस तरीके से करेंसी को इफेक्ट करती हैं। मैंने छोटी सी एक दो एग्जांपल आपको बैंक ऑफ जापान की दे दी है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी करेंसी का जो कंट्रोल है, देखिए ना, प्राइस स्टेबिलिटी गवर्नमेंट का काम नहीं होता, ये बैंक का काम होता है। आपने अगर एफओएमसी में लाइव सुना है तो कई क्वेश्चन होते हैं उससे, उनके चेयरपर्सन से कि जी वॉर हो रही है, वॉर के लिए आपको वो फंड वगैरह देने हैं। तो वो कहता है कि फिजिकल पॉलिसी इज नॉट माय कंसर्न, यानी इज नॉट माय बेबी, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। फिजिकल जितने भी मामलात हैं वो गवर्नमेंट बनाती है, मेरा काम प्राइस स्टेबिलिटी है, मेरा काम इन्फ्लेशन को नीचे लाना है। ठीक है, और इन्फ्लेशन के साथ ही करेंसी का गहरा कनेक्शन होता है। हम ये भी स्टडी करेंगे, हम ये भी स्टडी करेंगे कि ये बॉन्ड्स वर्सेस करेंसीज, ये क्या ये क्या चीज होती हैं? बॉन्ड्स का करेंसीज के साथ क्या कनेक्शन है, इसको भी हम स्टडी करते हैं। बॉन्ड्स का करेंसीज के साथ क्या है, बॉन्ड मार्केट का ऑपरेशन क्या होता है, हम इसको भी स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड मार्केट का आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर की ना यूएस की बॉन्ड्स की मार्केट है, और बॉन्ड मार्केट का जो ऑपरेशन होता है वो उस पर्टिकुलर डे में उस करेंसी के ऊपर उसका बड़ा सीरियस इम्पैक्ट होता है। उसके बाद फिर आपको पता है कि पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं ये हमेशा से बड़े सेंसिटिव होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के लिए, हम उसमें फिर रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं।
इलेक्शंस आने वाले होते हैं और जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसी है और कोई रेगुलेटरी एक्शन ले रही है, तो वो किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर अपना इम्पैक्ट कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हमने फिर एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हम ट्रेडर्स हैं, हमने कोई इनके ऊपर कोई थीसिस तो नहीं लिखना, हम इनको किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट, ये मदर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स है। ठीक है, जिन लोगों को इसके ऊपर ग्रिप हो जाती है, हमारे जो पिछले 4 बैचेस के अंदर लोग हैं, उनको आप पर्सनली बेशक अप्रोच करें, वो इस रिपोर्ट के ऊपर तो वो इतने कंफर्टेबल हैं ना, वो कहते हैं कि अब अगर प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो सकता ना, तो एटलीस्ट हम लॉस की तरफ नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्लैरिटी हो जाती है कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर चल क्या रहा है, और इसको हम मजीद बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर इतना रिसर्च का रूम अवेलेबल है ना, कि आप जितनी रिसर्च करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये कुछ छोटी मोटी किसी एक लेक्चर या किसी एक कोर्स में कवर होने वाला ये टॉपिक ही नहीं है। और ऊपर हमने यहाँ ओपन इंटरेस्ट भी पढ़ना है। ठीक हो गया, तो ये दोनों चीजें मिला के ना हमारी ट्रेडिंग को और सिक्योर कर देते हैं। जो अभी 5th बैच आ रहा है, इसके अंदर कुछ नई चीजें शामिल कर रहे हैं। ठीक हो गया, क्या है? आज तक आप लोगों ने डेरिवेटिव मार्केट का सुना होगा या ऑप्शन मार्केट का नाम सुना होगा, लेकिन शायद कुछ ने किया भी हो, कुछ ने ना किया हो। हम अब अपनी ट्रेडिंग में ये जो ऑक्शन होता है ना, ऑप्शंस का, ऑक्शन मींस नीलामी, ये जो ऑप्शंस की होती है, ठीक है, इससे हम किस तरीके से ट्रेड सेटअप डिराइव कर सकते हैं, हम ये भी पढ़ने वाले हैं। ठीक हो गया। फिर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप किस तरीके से नॉमिनल रियल नॉमिनल यील्ड्स हैं, जो बॉन्ड्स को हम पढ़ेंगे तो उसमें हम ना नॉमिनल और रियल यील्ड्स भी पढ़ेंगे। फिर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, ये आप किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, वो इंडिकेटर नॉर्मली नहीं पड़ा होता, वो बूस्ट इन करना पड़ता है। उसके बाद ANZ कमोडिटी प्राइस इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमोडिटी प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशंस है, और ये ट्रेडिंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी हम पढ़ाएंगे। इसके साथ 2-3 चीज़ें और भी हैं, मतलब वो कोरिलेशन के टूल्स हैं, वो अभी मैंने ऐड नहीं किए, लेकिन उनको मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो वो भी शायद इस हफ्ते में मैं कर लूँ तो वो भी ऐड हो जाएंगे। मतलब हमें डिफरेंट कोरिलेशंस के ऊपर एट टाइम काम करना पड़ता है, तो वो कोरिलेशन भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर क्या होगा जी, हाँ, मार्केट सेंटीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको सेंटीमेंट का आइडिया ही नहीं है, और फिर आप बेशक यहाँ से उसको सेल ढूंढ रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो सेंटीमेंट, तो यहाँ से सेल कभी भी नहीं होगा, प्राइस एनर्जी लेगी, प्राइस ऊपर चली जाएगी। फिर सेंटीमेंट के कौन से इंडिकेटर्स हैं, प्लस सेंटीमेंट को आप चार्ट की मदद से किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब सेंटीमेंट के लिए आपको कोई किताब तो नहीं खोलनी पड़ेगी ना, ऑब्वियसली आपने ट्रेड करनी है, तो चार्ट को देखते हुए आप सेंटीमेंट को कैसे समझ सकते हो। ठीक है, और फिर इस मार्केट सेंटीमेंट का जितने भी चाहे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो कोई कमोडिटी है, चाहे एनर्जी है, चाहे वो कोई करेंसी पेयर है, वो किस तरीके से होगा। और इसके बाद हम लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर तो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। ठीक है, और इसके अंदर हम इंड्यूसमेंट को भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से मार्केट आपको ट्रैप करती हैं। ठीक है, देखें, क्यों हमेशा से कहा जाता है कि जी 80% लोगों ने लॉस करना है, क्यों कहा जाता है? उसकी वजह क्या होती है कि मार्केट आपको ट्रैप करती है, वो ट्रैप के लिए आपको दिखाती बाय कैंडल है और प्राइस नीचे आ जाती है, तो वो कैसे आप चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करेंगे कि यार हमें इंड्यूसमेंट कहाँ पर मिल रही है। ठीक है, हमें लिक्विडिटी के अंदर हम देखेंगे कि सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पर है, बाय साइड कहाँ पर है। और अगर आपको थोड़ा सा लिक्विडिटी का आइडिया आपको पता होगा कि जो सेल साइड लिक्विडिटी होती है, ये यहाँ पर जो पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं, या जो आपके स्टॉप लॉसेस होते हैं, या जो सेल स्टॉप के ऑर्डर्स होते हैं, इन्हीं को प्राइस ग्रैब करती है एंड देन इट गो अवे। और हम सोचते हैं "ओ यार हमारे स्टॉप लॉस हिट होना था"। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है। एंड देन इसके बाद और क्या है जी, हाँ, यकीनन बॉन्ड मार्केट का बहुत है। और फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट असाइनमेंट, और ये तो बता दिया है, लेकिन ये हर क्लास की अलग अलग असाइनमेंट भी होती है। फिर हम एंड पे आके ना स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज करते हैं कि किस तरीके से ये जो जितना कुछ हमने पढ़ा है, इसको हमने किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी के अंदर
कंपाइल करना है, कंबाइन करना है, ताकि हम अच्छे तरीके से ट्रेड कर सके। हाँ जी। अब जो भी कोई बात करना चाहता है, वन बाय वन, कोई एक आध दो तीन, मतलब मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, सबको सुनना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कोई एक दो बात करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। अब्बास भाई, आपकी ओरिएंटेशन कंप्लीट हो गई है? अब्बास भाई छा गए हो, माइक ऑफ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਕ ਆ ਜਾਓ माइक ते अच्छा, मैं अच्छा आप कितने सारे हैं? अच्छा भाई बोलो, सॉरी यार। अच्छा अब्बास भाई, पहले ये हाँ बताएं कि हाँ आपकी ओरिएंटेशन हो गई कंप्लीट, जो आपने कोर्स में पढ़ाना सारा बता दिया आपने? हाँ हाँ हाँ, वो मैंने बता दिया सब बता। ओके ओके ओके, चलें ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है नादिर, चलें नादिर को लेके आते हैं। नादिर भाई क्या हाल चाल है? माइक ऑन कर लें अपना नादिर। ऑप्शन आ गई आपके पास माइक ऑन करने की या नहीं? नहीं आई, एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट, मैं भी कर देता हूँ। हाय 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 हाय, ऑल पार्टिसिपेंट अनम्यूट। चल भाई कर लो अब अनम्यूट, वारी वारी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? ठीक है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। नादिर भाई मैं बहुत अभी एक्साइटेड हूँ, और खैर मैंने क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की थी तो मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, बट मैं आपसे डायरेक्ट बात कर पा रहा हूँ, इस वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सर। अभी ठीक है नहीं आप ठीक। मैं बेसिकली पाकिस्तान में था, मुझे तकरीबन अभी कोई 20 दिन हुए मैं सऊदीया में आया हूँ, तकरीबन 3-4 महीने के लिए, उम्रे के लिए। लास्ट टाइम मैंने, आपको याद होगा कि एक उसमें कहा था कि सर मेरा वीज़ा लग गया, और आप खुश हुए थे। मैंने कहा था मैं दुआएं मांगूंगा जाके। याद है वो आपको? वो जी जी फेसबुक पे शायद लाइव स्ट्रीम थी। जी जी। मैं सर वो नादिर, मैंने कभी वैसे अपनी प्रोफाइल वगैरह पे डीपी वगैरह तो नहीं लगाई, बट आपने अभी मुझे देखा लाइव में फर्स्ट टाइम। जी थैंक यू थैंक यू जी। कोर्स के कंटेंट के हवाले से बात करना चाहे कोई तो प्लीज़ जी जी, कोई आ जाए करिए भले। सामने। मैं म्यूट कर देता हूँ। थैंक यू सर, जी आपसे बात करके बहुत जी अच्छा जी लगा। थैंक यू नादिर, थैंक यू। अच्छा जी, और कौन है? किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ अब्बास भाई सुनना चाहेंगे आपका सवाल। हम्म। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, I am Bangladeshi. I want to join this course, but when my payment system not available, the payment system not available in my Bangladesh, I want to pay in Binance. Is the possible the payment system Binance? यस यस, बाइनांस अवेलेबल है और बाइनांस के थ्रू आप पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं महमूदुल है। हसन, बांग्लादेश से और भी कई दोस्त हैं जो कि हमारे स्टूडेंट हैं, और कल परसों वो हमारे चैनल के ऊपर लाइव भी थे, तो यू कैन पे थ्रू बाइनेंस। Thank you, sir. ओके, वेलकम। Assalamualaikum, sir. मैंने भी किया है बांग्लादेश से सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। अब्बास सर, अस्सलाम वालेकुम राहिल सर, कैसे हो? जी जी, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर। मेरा अब्बास साहब से क्वेश्चन है कि ऑयल और ऑयल की जो न्यूज़ होते हैं, ऑयल की सेंटिमेंट एनालिसिस, ये हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैं ट्रेडिंग तो करता हूँ, और राहिल सर मुझे थोड़ा सा जानते हैं कि खान फॉरेक्स के नाम से, बट मैंने तकरीबन इन 3 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 3 साल में मैंने इस वीक फर्स्ट टाइम मैंने ऑयल पे ट्रेड किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, क्योंकि मैं मुसलसल सेल में था। तो सर इसकी हम न्यूज़ वगैरह और इसके इम्पेक्ट हम इस टेक्निकल कैसा होता है सर, और ये टेक्निकल पे ज़्यादा चलती है या फिर न्यूज़ के बेस पे ज़्यादा चलती है ये ऑयल वाला? देखें, ऑयल जो है ना, बुनियादी तौर पे डिमांड एंड सप्लाई का एकदम बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ऑयल की हमेशा डिमांड रहेगी तो ऑयल जो है वो अपसाइड मूव करेगा। हमने जो अभी रिसेंट ऑयल के अंदर सेल ऑफ देखा है ना, उसमें जो ग्लोबल डिमांड है ना, उसकी पिक्चर बड़ी
डिस्टॉर्टेड हो गई थी, क्योंकि चाइना के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी कम हुई, यूएस में दोबारा से रिसेशन के खदशात हुए, जर्मनी के अंदर प्रोडक्शन नहीं है, यूके में भी नहीं है, ये चीजें हो गई, ठीक है। प्लस ऑयल के जो बुल्स को चीज फेवर कर रही थी, वो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को देख रहे थे कि ये कॉन्फ्लिक्ट शायद एक्सपेंड हो जाएगा, तो वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऑयल में क्या हुआ कि जिन लोगों ने बहुत लंबे टारगेट 120-30 के बनाए हुए थे ना, तो उन्होंने प्रॉफिट लेना मुनासिब समझा, और ऑयल में हमने ना ओपन इंटरेस्ट में मुसलसल ट्रेड्स को क्लोज होते हुए देखा है, प्रॉफिट टेकिंग है। लेकिन यकीनन वो जिस लेवल से आपने उठाया है 70 के करीब से जो बाइंग है ना, वो बड़ी सेफ सुथरी और साफ सुथरी बाइंग है। और अभी भी आगे आने वाले टाइम में अगर हमें ग्रोथ के इंडिकेटर्स, ये आप याद रख लें, ऑयल के लिए चाइना का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर यूके, यूएस और यूरोप के जो ग्रोथ के इंडिकेटर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री के हैं, वो अगर पॉजिटिव आ जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ऑयल जो है उसकी डिमांड दोबारा से बढ़ रही है, और ऑयल को आपको बाय देखना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। सर मेरा मतलब ये है कि आपका मतलब ये है कि ये सारा ज्यादातर फंडामेंटल पे चलता है, जिस तरीके से और पेयर है करेंसीज पे या गोल्ड हो गया, मतलब वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सपोर्ट सब कुछ के लिए जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं। बट ये आपका मतलब नहीं ये है कि नहीं, मैं जो मैं ऑयल आपको है बता ना रहा हूँ, वो देखें सारा फंडामेंटल पे बेस करता है। कोई भी चीज है ना, देखें फंडामेंटल क्या होती है, ये जो प्राइस के पीछे की लॉजिक होती है ना, वो फंडामेंटल्स होती है। तो चार्ट्स होते हैं ना, ये उस एक्टिविटी की विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, कि आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड हैं, इन दोनों को आप अलग अलग देखेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि फंडामेंटल कोई अलग दुनिया का नाम है और जो चार्ट्स हैं वो अलग हैं, नहीं। फंडामेंटल एक मोटिव होती है, एक ड्राइव होती है, जिसको प्राइस फॉलो करती है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो चार्ट है। अब वो चाहे एसएमसी है, वो चाहे वॉल्यूम है, वो चाहे चार्ट पैटर्न है, वो चाहे की इंडिकेटर्स हैं, वो चाहे कुछ भी है, तो ये उसकी विजुअल रिप्रेजेंट, आपस में बिल्कुल ये मिक्सअप होते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। ओके, थैंक यू। कोई और भाई? अब मुझे बताएं, आप लोगों को कोई कोर्स का कंटेंट समझ आया? क्योंकि यार मैं ना, ये जो गैजेट्स हैं ना, ये जो एप्लीकेशन है, यूज करने में बहुत अनाड़ी हूँ, मुझे तो समझ नहीं थी, तो पता नहीं मैं डिलीवर भी कर पा रहा हूँ कि नहीं। सर मेरा एक सवाल है हाँ जी, कि बोलिए। गोल्ड अपना गैप फिल कर सकता है आने वाले कुछ महीनों में या दिनों में या आने वाले साल में? नहीं, नादर कौन सा जो भी गैप? ये जिसमें जो ये अक्टूबर में बना था, ये जी जी जो जी मिड जी, जो मिड जो 1813 के बाद सीधा उठ के 1835 पे ओपन हुआ था। इसका जो जवाब है ना, आपको हमारी वीकली वीडियो में, जो आपने आज ही बनाई है, कल रिलीज होनी है, वो गौर से देखना, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। अच्छा, ये फंडामेंटल का कोर्स इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि देखें हमने ना इसमें पढ़ाई को बहुत कम रखा है। हमने पढ़ाई को इसमें बहुत कम रखा है। हमने इसमें वो चीज़ रखी है कि आप ऑन द गो पे जाके ट्रेड करें। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने जी इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, आपको इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट्स का पता हो, आपको जीडीपी का पता हो, आपको जी और जो भी लेबर मार्केट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हो, नहीं। आपको चीज़ों को देखना समझना आना हो, और उनकी ना थोड़ी बहुत चार्टिंग करनी आनी चाहिए। उसके लिए अगर आप कुछ भी नहीं है ना, आपने कभी प्रॉपर स्कूल भी नहीं देखा, तो फिर भी कोई मसला नहीं है। आप इसको इन 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 पॉइंट्स को ना आप लगा सकते हैं। हाँ, आपको थोड़ा बहुत ना समझना चाहिए कि यार ये मार्केट ग्लोबली किस तरीके से बिहेव करती है, और वो चीज़ें चार्ट में हमारे सामने डिस्प्ले हो रही होती हैं, हमने बस सिर्फ उनकी ना एक पिक्चर बनानी होती है, ठीक है। बस सर, सर ये जो इंटरेस्ट रेट हाई करते हैं यूएस, तो सर इसमें जो है ना ये डॉलर क्यों स्ट्रांग होते हैं? इसका मतलब तो ये है कि अगर कोई बैंक या इंटरेस्ट रेट हाई करे, मतलब कंट्री में मनी सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, तो उससे तो जो है ना कंट्री की इकोनॉमी वीक हो जाती है, करेंसी की वैल्यू वो डिवेल्युएट हो जाती है। तो फिर ये डॉलर इंडेक्स और डॉलर क्यों स्ट्रांग होते हैं जब भी इंटरेस्ट रेट हाई होता है? देखें, इंटरेस्ट रेट हाइक का भी ना एक रिक्वायरमेंट है, एक साइकिल होता है। जब तक आप उस रिक्वायरमेंट तक, उस लेवल तक नहीं पहुंचते ना, तो करेंसी के अंदर स्ट्रेंथ होती है। लेकिन जब आप उस रिस्ट्रिक्टेड लेवल पे पहुंच चुके होते हैं ना, फिर अगर आप हाइक भी करते हैं ना, तो वो हाइक काउंटर प्रोडक्टिव होती है, वो आपकी करेंसी के लिए सेलिंग होती है, जैसा कि अभी इसी पिछले हफ्ते में ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ हुआ है। अब उन्होंने तो रेट हाइक की है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर गिर गया है। क्यों? क्योंकि जो देखें, ये अभी इसी फ्राइडे की यानी कल की डेवलपमेंट है, कि मूडीज जो कि एक रेटिंग इदारा है, मूडीज
उसने यूएस की जो आउटलुक है उसको पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया है। क्यों नेगेटिव किया है? उसकी पहली रीजन कि जी हाई इंटरेस्ट रेट है, दूसरी इनका जो डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा हो गया है, यानी कि ये ग्रोथ इतनी नहीं हो रही जितने ये डॉलर प्रिंट किए जा रहे हैं। तो इस वक्त अगर ये रेट हाइक करेंगे तो डॉलर स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए जरूरी होता है कि आपके जो बाकी पैरामीटर्स हैं ना वो भी वर्किंग में हो। जो पीछे डॉलर ने स्ट्रेंथ हमने हाइक के साथ देखी है, तो डॉलर के जितने भी पैरामीटर्स थे, यानी कि जो उनकी इकोनॉमी जिस पे चल रही थी, सबसे पहले लेबर मार्केट, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट 3.6 3.7 पे रह रही थी। उसके अलावा जो ग्रोथ के पीएमआईज के फिगर्स हैं वो सारे पॉजिटिव आ रहे थे। तो वो फिर डॉलर की स्ट्रेंथ को इंडोर्स कर रहे थे, प्लस रेट हाइक का और भी ऊपर रूम अवेलेबल था। अब वो रूम नहीं है। अब आपने देखा होगा कि अगर हम फेड एक्सपेक्टेशन टूल को अभी से ऑपरेट करें तो हमें आगे दिसंबर, जनवरी और मार्च में कोई भी रेट हाइक नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता रेट कट की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो डे बाय डे जो है ना वो बिल्ड अप में है। सर असल में जो है ना ये फंडामेंटल और टेक्निकल आल्सो ये सेम वर्क करता है। अगर हम देखें गोल्ड की 1810 का लेवल, तो वहाँ पे वीकली में एक बुलिश इंगल्फिंग भी पड़ा था, उसी टाइम जंग भी शुरू हो गया। और इससे पहले जो यूक्रेन और रशिया का वार था, तो वहाँ पे गोल्ड जो है ना ऊपर गया था, वहाँ पे डबल टॉप बन गया और वहाँ से जंग का हालात भी नॉर्मल हो गए, तो फिर डाउन आ गए। अभी भी ये ट्रिपल टॉप की तरफ ये जा रहा था, अभी भी जो है ना जंग की हालात नॉर्मल हो गए। तो वहां पे ये टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों सेम ही, आई थिंक वो नहीं, तो सिचुएशन वही सेम तो ही बन सकता है। मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि देखें, इन दोनों चीजों को ना आपने अलग से नहीं देखना होता। ठीक है, मैं ना इसको ना एक कॉमन एग्जांपल देता हूं आपको कि फॉर एग्जांपल आपने अपने घर से ट्रैवल करना है, आपकी कोई डेस्टिनेशन है। यस ठीक सर। है, आपने ईस्ट की तरफ जाना है। अब ये डायरेक्शन किस तरीके से आपने फाइनल की है, ये आप फंडामेंटली डिराइव करते हैं। अब आपने जब सफर प्लान करना है, कब आपने सफर शुरू किया है, वो आपका एंट्री पॉइंट है। उसके लिए आप चार्ट पे आते हैं ताकि आपका ना एक्यूरेट किस्म का एंट्री पॉइंट हो। तो ये फंडामेंटल और टेक्निकल ये कोई अलग अलग दुनिया के नाम नहीं है। प्राइस की जो लॉजिक होती है वो फंडामेंटल होती है, और जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है, जो स्क्रीन के ऊपर हमें चार्ट नजर आती है, वो टेक्निकल है। ये दोनों आपस में मिला के चलेंगे तो उससे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप ऐसे नहीं कह सकते कि जी मुझे फंडामेंटल की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं कि कोई जो फाइनेंशियल मार्केट का बंदा है वो कहे जी मैं तो फंडामेंटल को बिल्कुल नहीं देखता। आप नहीं देखते, आप बेशक ना देखें, लेकिन आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि ये जो प्राइस के पीछे की लॉजिक है ये सारी फंडामेंटल की है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा जी क्वेश्चन है अस्सलाम कि वालेकुम, बात पे कर। जो क्लासेस होती हैं, अगर किसी जीरो लेवल से स्टार्ट करना हो, जिसको बस सिर्फ बेसिक का आइडिया हो, स्टॉप लॉस पीपी वगैरह का, तो क्या वो ये क्लासेस ले सकता है? हाँ हाँ, ले सकता है, कोई मसला नहीं। हाँ, उसको आइडिया हो। एक बंदा जिसने बिल्कुल जिंदगी में पहली दफा ही टर्मिनल को खोलना है और ट्रेड करना है, उसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन होगी। उसको चाहिए कि वो थोड़ा जो बेसिक कोर्स करके ना पहले थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन जॉब कर ले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बस भाई एक चीज पूछनी थी। जैसे अभी आप ये डिस्कस कर रहे थे कि डॉलर जैसे वीक हो रहा है, ठीक है, और उसका हाइक रेट ये सारा कुछ वो इसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं कर रहा, तो हम्म ऐसी सूरत में जैसे गोल्ड है, अगर उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा, तो गोल्ड को तो फिर बाय साइड पे जाना चाहिए था। लेकिन गोल्ड अभी हम देखते हैं तो ये पिछला जो पूरा लास्ट वीक है वो हम्म कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। और वो हम्म जो इसराइल और फलस्तीन का जो मामला है वो अभी किसी साइड पे बैठा नहीं है। तो हम्म। इस पे थोड़ा सा आप बता सकते हैं? वैसे तो वकास, इस सवाल का जवाब आपको जो है ना वो हमारी जो रिसेंट रिलीज होगी ना वीडियो, उसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं वकास, आपको एक कंपनी ने, एबीसी कंपनी है, उसने आपको अपना हेज फंड मैनेजर रखा हुआ था। ठीक है, और जी आप ठीक है। ट्रेड कर रहे थे, आपको वो $1 मिलियन की सैलरी दे रहे थे। ठीक है, आपने ठीक है। अक्टूबर के शुरू में देखा कि यार ग्लोबल रिस्क डेवलप हो गया है, और रिस्क के अगेंस्ट में जो गोल्ड है दैट इज़ वन ऑफ द परफेक्ट थिंग टू बाय। तो आपने गोल्ड की 100 50 150 200 पता नहीं कितनी स्टैंडर्ड लॉट से गोल्ड को बाय किया। 1800 से 2000 तक आ गए, तो ये एक ठीक ठाक तगड़ी किस्म की मूव थी ना। ठीक है, अब मुझे जी बताएं जी। आपने एग्जिट कब लेना है।
एग्जिट उसका हम एग्जिट लेंगे ना जो है कि नहीं लेंगे? लेंगे लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। प्रॉफिट टेकिंग भी तो होती है ना। देखें फॉर एग्जांपल, हाँ बिल्कुल, एक टारगेट रखा होगा, उसके ऊपर आके हम लोग हाँ अपना देखें, एग्जिट ले अब लेंगे। अक्टूबर के मंथ में हर एक को पता है कि गोल्ड के अंदर जितनी भी ये $200 की मूवमेंट आई है, ये प्योरली उस मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में आई है। ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब जिन जिन लोगों ने, जिन जिन फर्म्स ने बाय किया है, तो ऑब्वियसली यार उनको पता है कि ये नवंबर है, आगे दिसंबर है, और दिसंबर की 10 तक, ये पहले हफ्ते तक ट्रेडिंग होती है, उसके बाद ट्रेडिंग बहुत लाइट हो जाती है। तो लोगों ने भाई अपनी जो परफॉर्मेंस है ना, उसको अच्छे नोट पे खत्म करना है। और अगर हम ये जो पिछले वीक में गोल्ड में सेलिंग हुई है, आप इसको सेलिंग कह रहे हैं, मैं तो इसको सेलिंग नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे पास तो इसका एविडेंस प्रूव है कि भाई इसमें जो बायर्स थे वो निकल गए हैं। सेलर्स बहुत कम तादाद में एंटर्ड हुए हैं, मतलब ना होने के बराबर। तो उन लोगों का हक था ना, उन्होंने ठीक है। प्रॉफिट लेना था, वो प्रॉफिट ले लिया। अब हम देखते हैं कि अगले वीक में क्या सिचुएशन होती है, क्या गोल्ड वाकई सेलिंग की तरफ आता है या बाइंग की तरफ आता है। देखो प्रॉफिट टेकिंग भी तो इसी बिजनेस का हिस्सा है ना। जो नॉन कमर्शियल्स हैं, जो स्पेकुलेटर्स हैं, वो जो कोई बिलियंस की तादाद में इस चीज को बाय करते हैं भाई, वो प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो उनके लिए 2000 का लेवल ऐसा था कि जहां पर उन्होंने अपना एग्जिट प्लान किया और एग्जिट ले लिया। अच्छा, फिर आपने कहा तो जंग। देखें, मैंने आपको शुरू में बताया, प्रेजेंटेशन के शुरू में, मार्केट हमेशा एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के हिसाब से चलती है। जब ये जंग शुरू हो गई तो एक ऐसा माहौल बन रहा था, चाइना, रशिया, ईरान, टर्की, ये एक तरफ खड़े थे, यूएस, फ्रांस, बाकी कंट्रीज जो हैं वो दूसरी तरफ से। तो एक वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो डेवलप हो रहा था। ढेर सारे लोगों ने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखे। तो उस वक्त तक एक्सपेक्टेशन थी कि हालात बहुत खराब हो रहे हैं भाई, ये जंग यहाँ रुकेगी नहीं। लेकिन जो ही मामला आगे चले हैं, तो अब क्या हो रहा है कि ये जंग अब हमास और इसराइल की डिफेंस फोर्सेस के दरमियान में एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट बन गया है। अब मैं यहाँ आपको 1 मिनट के लिए पॉज करता हूँ। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के, यानी कि मुस्लिम जितनी भी कम्युनिटी है, उनके तमाम लीडर्स इस वक्त सऊदी अरब में हैं। ठीक है। उनकी कल एक ठीक है। स्टेटमेंट आनी है। वो कल कह देते हैं कि जी इसराइल का तेल बंद। ठीक है। और अगर इसराइल ने एक सिंगल बुलेट फायर किया, तो उधर से टर्की अटैक करेगा, इधर से सऊदी अरब करेगा। गोल्ड सुबह आपको ना नजर ही नहीं आएगा कि कहाँ छत फाड़ के निकल गया। क्यों? क्योंकि अब सेंटीमेंट ने एक नई डायरेक्शन पकड़ ली है। इस वक्त जो वॉर का सेंटीमेंट है वो एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन गया है। पहले उसकी एक्सपेक्टेशन वर्ल्ड वॉर 3 की थी, वो वहां से कम होके वो लोकल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आ गया। जिस वजह से लोगों को ये बेस्ट टाइम लगा है कि भाई प्रॉफिट करें। अब खुद देख लें कि $200 लेके प्रॉफिट किया है, और हो सकता है कि कुछ कुछ शॉर्ट भी किया हो, तो $70 की शॉर्ट की मूव भी कर ली है। तो भाई दोनों एंड से जो स्मार्ट मनी है वो तो मजे से प्रॉफिट ले रही है। ठीक है बस भाई, थैंक यू एक्सप्लेन करने के वेलकम लिए। वेलकम वेलकम वेलकम। जी अस्सलाम बस वालेकुम सर, बस में कैसे हैं आप? है कि वो पर्सनल कर लें, राहिल भाई से, या यहाँ पे डिस्कस कर लो। क्या करना है? कोई अगर कोर्स के कंटेंट के मुतालिक क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। कोई पर्सनल एजेंडा है तो वो डेफिनेटली आप राहील से कर लें। बाकी कोर्स का टाइम क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, क्लासेस क्या होंगी, ये सारी डिटेल जो हमारी सपोर्ट की टीम है, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगी। मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ कोर्स के कंटेंट के ऊपर होता है। तो वो जो भी आपकी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, यू आर मोर 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 देन वेलकम। कोर्स 4 to 5 वीक जी का होता है अस्सलाम वालेकुम मामूला, बास फोर भाई। टू फाइव वीक्स जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बास भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम सीओटी रिपोर्ट को देख के या उसको एनालिसिस करके अगले 2 से 3 मंथ की ट्रेड को डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी करेंसी पेयर किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अच्छा। अच्छा, फर्ज करें कि मेरा इसी से क्वेश्चन ये निकलता है कि क्या आज हम्म। से 2 वीक या 1 वीक पहले सीओटी रिपोर्ट ये बता रही थी कि गोल्ड 2000 पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो ये इस कदर अपना सेल ऑफ होगा? मैं आपको ना इसका, मुझे परसों स्ट्रीम में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपको एविडेंस भी दिखा दूंगा। चलो ठीक है, मैं नहीं। ओके।
क्योंकि राहिल भाई ने वीडियो बनाई थी चंद दिन पिछले वीक के, आई थिंक साथ वो में कह रहे ये थे अलग कि 2200 को जाकर टच करेगा। नहीं, आप सिनेरियो को मिक्स कर गए हैं। देखें, जिस वक्त राहिल की वीडियो बन रही है ना, वो पिछला हफ्ता है, ठीक हो गया ना। जी जी ऐसे ही है। लास्ट वीक से इस वीक में मुझे बताएं, ये जो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, इसके अंदर कोई नई डेवलपमेंट आपको नजर आई है? जी ये बात आपकी ठीक है कि ये तनाज़ा कोई कुछ ये लो तनाजा, होगा अब थोड़ी। अब इस तनाजे में जो नई चीज ऐड ऑन हो सकती है, देखें, अभी तो उन्होंने कहा है कि डेली का 4 घंटे का सीज फायर है। ठीक है। और जो कैजुअलिटीज हैं, पहले उन्होंने बहुत ज्यादा बॉम्बिंग की, बहुत कैजुअलिटीज थी, अब उसकी रेशो भी कम होना शुरू हो गई है। और अब तो कुछ सुना है, मुझे कंफर्म नहीं है, कि कुछ जो वो हुआ है, प्रिजनर्स थे, जो वॉर प्रिजनर्स थे, हॉस्टेजेस, कुछ इन्होंने छोड़े हैं, कुछ उन्होंने भी रिलीज किए हैं, कुछ ये खबरें में सुनने में आई हैं। तो जी अभी जी मामला ऐसे ही। डिफ्यूज है। इस वक्त इस मामले को जो ट्रिगर कर सकती है ना, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इस वक्त सऊदी अरब में, वो ट्रिगर कर सकती है अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी एक स्ट्रांग किस्म का स्टैंस लेती है और वेस्टर्न कम्युनिटी उसके अगेंस्ट में खड़ी होती है। अगर वो उसको इंडोर्स कर देते हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली मामला सीधा हो जाएगा। फिर इसराइल वेस्टर्न कम्युनिटी को और मुस्लिम कम्युनिटी को तो उठा नहीं सकता, क्योंकि उसका जो 40% का आयल है वो अजरबैजान से वाया टर्की जो इसराइल को जाता है। एक दिन के लिए उसको आयल नहीं देंगे ना, तो वो चलेगा कैसे? सही है सही है। ओके, खैर। जी, कोई और जी बहुत क्वेश्चन? शुक्रिया। राहिल भाई, मुझे सवाल पूछना था एक अब्बास भाई से। अम्मार जी जी बात कर। प्लीज। जी अम्मा। अब्बास भाई, मेरे दो सवाल आते हैं। एक सवाल ये है कि हम ये मार्केट मेकर्स और बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो मार्केट मेकर्स हैं बेसिकली ये टॉप लेवल पे कनेक्टेड हैं, और वॉर और इस तरह की न्यूज़, बेसिकली ये सब कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये बेसिकली मार्केट को मूव कराने के लिए ही सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर गोल्ड 1813 पे है, वीकेंड आ गया और वीकेंड पे वॉर शुरू हुई है, तो हम इसको इत्तेफाक लें या एक्चुअली ये सब अंदर खाने ग्रैंड स्ट्रेटजी के तौर पर काम हो रहा होता है। और जैसे इसी के बरक्स गोल्ड जब 2010 तक पहुंच गया, तो अब लोगों ने अपनी प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है और वॉर की सिचुएशन भी थोड़ी ठंडी करने लगे ताकि उसको फ्यूल कर सकें सेलिंग को। तो मुझे कुछ फील आती है कि ये सब एक मास्टर प्लान है और फंडामेंटल और न्यूज़ सब क्रिएट की जाती हैं, जंगें भी क्रिएट की जाती हैं टाइमिंग के हवाले से, कि वीकेंड है, मार्केट बंद है, 1811 पे क्लोज हुई है, 1835 पे खुलेगी। तो एक तो ये सवाल है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या क्रिप्टो की भी कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कॉट रिपोर्ट या ओपन इंटरेस्ट या जिस तरह और लैगिंग लीडिंग इंडिकेटर्स, तो क्या क्रिप्टो वर्ल्ड के भी कोई फंडामेंटल्स होते हैं या नहीं होते? जी, मैं ठीक है, हमारा अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहले क्वेश्चन का जवाब सुन लें। देखिए, जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वेस्टर्न कंट्रीज के, यूके, यूरोप और यूएस, वो बहुत टाइट हैं। ठीक है ना, वो रूल्स के ऊपर चलते हैं। वहाँ ब्रीच ऑफ लॉ, अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वहाँ हो नहीं सकता, वहाँ ब्रीच ऑफ चीज़ें हो भी सकती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि ये पूरी की पूरी चीज़ें जो है ना, ये मैनिपुलेटेड हो। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है। उसकी वजह कि ये लोग भी रॉन्ग फुट होते हैं। और ये तो इसी कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट में है कि उस पर्टिकुलर वीक में, जिस वीक में वॉर शुरू हुई, जो सीएफटीसी का डाटा है वो तो गोल्ड को बायर बता रहा था। तो अगर उन्हें पता ही था कि जंग लगनी है, तो वो सेलिंग में शिफ्ट हो जाते। ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग भी रॉन्ग फुट होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर इस तरीके से मार्केट को रीड करना हो ना, तो फिर सारी दुनिया की डायरेक्शन देखे ना, आपने और मेरे वॉल्यूम ने तो मिलकर प्राइस को मूव नहीं करवाना। तो फिर तो ये लोग हमेशा से विन विन में रहें। मैं अभी एक कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्टर के ऊपर एक बुक पढ़ रहा हूँ, वो राहिल ने भी देखी है। उसमें एक जो हेज फंड मैनेजिंग कंपनी थी, उसने ये 2006-7 से पहले की एक हिस्ट्री है, उसने सिर्फ नेचुरल गैस के ऊपर $6 बिलियन का लॉस किया। अब हमारा आप खुद सोचें कि जो कंपनी $6 अरब का लॉस कर सकती है नेचुरल गैस पे, तो क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी? क्या उससे कोई कनेक्शंस नहीं होंगे? जी, मैंने वो उसके ऑब्वियस। ऊपर शॉर्ट भी बना दी है और उसके प्रूफ्स वगैरह सारे मैं इधर ग्रुप में अपलोड कर दूंगा।
चलें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार अगर तो ये इस मार्केट में इस तरह मैनिपुलेशन होती ना, तो फिर मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स जो है ना वो इसमें बैठ के ट्रेडिंग ना करती, ना ट्रेडिंग सिखाती। बहुत बड़े बड़े, अच्छा हमारे यहाँ ये इस तरह के इंस्टीट्यूट्स नहीं है, यूएस में यूके में बाकायदा इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकायदा फर्म्स हैं। तो क्या उन लोगों को क्लैरिटी नहीं है यार ये तो मार्केट ही रिग्ड है, ये तो अपने अपने ही फायदे के लिए जंग करवा देंगे? नहीं, ये ऐसा नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। दूसरा आप कह रहे हैं जी बिल्कुल बीटीसी के ऊपर भी मैंने फंडामेंटल्स होते स्क्रीन हैं। शेयर करके ना अभी वो दिखा दिया है बास भाई, जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर का जो है $6 बिलियन एक ट्रेड पे लॉस किया था नेचुरल गैस वाला ना, तो ये देख लें जी, सबको नज़र आ जाएगा, अभी स्क्रीन शेयर किया, चेक कर लें। ये आपके सामने है, ये अमरनाथ एडवाइजर्स, दैट वाज द हेज फंड दैट लॉस्ट 6 बिलियन ट्रेडिंग, यस 6 बिलियन ट्रेडिंग नेचुरल गैस। ठीक हो गया। और उसने क्यों किया था? वो स्प्रेड से। अब ड्यू टू स्प्रेड क्या स्प्रेड। होता है, ये पूरी टेक्निकल बहस है, वो उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। तो अब मेरा ये, अच्छा ये बुक भी 2006-7 से पहले की, ये आज की नहीं है, ठीक है ना। आज शायद $6 बिलियन का इतना वैल्यू ना हो, एट दैट टाइम तो बहुत बड़ा होगा, आज से 15-20 साल पहले। तो इसका मतलब है कि नहीं, हम चीज़ों को ना बस ना वो उधर ले जाके ना, तो हम ना एक एक्सक्यूज ढूंढना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मार्केट में कंपेटिटिव है और मार्केट में इस तरीके से ही चीज़ें ऑपरेट होती हैं। क्रिप्टो मार्केट के बिल्कुल उसके फंडामेंटल्स भी होते हैं, उसका ओपन इंटरेस्ट भी होता है, उसके भी नंबर्स होते हैं, वो आपको डिग इन करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है, ज़रा पूछ लें फटाफट, क्योंकि 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं वो फिर मैं करूँगा इंशाल्लाह, तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछ लें। मुकेश आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अफजाल आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर। जी अफजाल पूछिए, नहीं आप सर, पूछें। गलती से हो गया। ओके अफजाल आप ओके, पूछें। नो प्रॉब्लम। जी अफजाल। हाँ जी जी पूछे अफजाल। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि फ्राइडे को फंडामेंटली जो न्यूज़ आई थी वो उसमें डॉलर वीक हुआ था। हेलो। जी जी पूछे ये पूछे जो सवाल। रिसेंट फ्राइडे की बात कर रहे हैं, अब क्वेश्चन पूरा करें, ठीक है। जी, ठीक हुआ था, लेकिन गोल्ड जो है ठीक ठाक बेरिश गया है। तो सर मुझे थोड़ा सा सर अब्बास से ये क्लैरिफिकेशन लेनी थी इसकी, कि एक जो गोल्ड का हर ईयरली मूव आता है बेरिश, इस दफा तो वॉर हुई अपनी हमास की और इसराइल की, तो उसमें जो है डायरेक्शन चेंज हो गई। तो एक जो मूव पेंडिंग है गोल्ड का बेरिश, और जो दिसंबर और जनवरी में एक मूव आता है बुलिश का, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो पेंडिंग मूव जो बेरिश का दोबारा आए, या दिसंबर में डायरेक्टली जो है बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा? अफजल देखें, सबसे पहले तो ये चीज़ अपने जहन से निकाल लें कि जी गोल्ड और डॉलर दोनों इकट्ठे मूव नहीं कर सकते। हाँ वो कर सकते हैं। कोरिलेशंस किसी भी ठीक है। सिस्टम की है ना, वो 100% नहीं होती। गोल्ड के अपने डायनामिक्स हैं और डॉलर की अपनी जो है ना वो फाइनेंशियल मामला आते हैं। एट टाइम फॉर एग्जांपल आपको पता है कि डॉलर भी सेफ हेवन है और गोल्ड भी सेफ हेवन है, क्योंकि ग्लोबल ऐसा थ्रेट है, ठीक है, जिसमें जी यूएस बिल्कुल। इन्वॉल्व नहीं है। तो मे पॉसिबल ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करें, एक चीज। दूसरी, डाटे को देख के ना इमीडिएट डिसीजन नहीं लिया जाता, हमेशा इम्पैक्ट को समझा जाता है। जी ठीक हो बिल्कुल गया। सर। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के डाटा के ऊपर अगर डॉलर वीक हुआ है तो ऑब्वियसली उसकी कनोटेशंस डिफरेंट हैं। लेकिन गोल्ड ये जो पिछला पूरा वीक चला है, अगर मैं डॉलर में स्ट्रेंथ के फैक्टर्स को कहूँ तो कोई इतना ज्यादा यूएस का डाटा नहीं था, सिर्फ उसके कुछ गेस्ट स्पीकर्स थे। जो गेस्ट स्पीकर्स थे उनमें फेडरल रिजर्व के चेयरमैन टॉप पे थे, तो उन्होंने कुछ कहा कि भाई ऐसे, वो पहले ही कहते हैं कि हमने अभी भी रेट हाइक करना है और हम डाटा डिपेंडेंट हैं, मतलब उन्होंने थोड़ी सी तगड़ी बातें कर दी, वो है। लेकिन जी जो इस पूरे वीक में जो इंपॉर्टेंट चीज रही है वो डॉलर गोल्ड के अंदर वो प्रॉफिट टेकिंग रही है। प्रॉफिट टेकिंग क्यों रही है कि जी बिल्कुल। पैनिक बाइंग थी, ठीक है ना, मार्केट में लोग बाइंग के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्हें पैनिक बाइंग करनी पड़ गई, उन्होंने अपनी शॉर्ट से एग्जिट लिया और वो बाइंग में बैठ गए। अब उन्होंने कहा कि दैट इज द जी सर। राइट टाइम, दिसंबर के हम प्रॉफिट लें और फिर आगे नई सिचुएशन जो भी डेवलप होती है उससे हम अपनी ट्रेड करेंगे। $70 की प्रॉफिट टेकिंग भी गोल्ड में ठीक ठाक किस्म की प्रॉफिट टेकिंग है। जी बिल्कुल सर। जी। और सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और था मेरा, वो सर हम्म। आपने अपनी ये इसमें ही जो आपने ओरिएंटेशन क्लास में बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि हम्म।
एक जो लिक्विडिटी होती है या मार्केट में जो मूवमेंट होती है, वो जब क्रिप्टो पंप होता है तो फॉरेक्स से लिक्विडिटी शिफ्ट हो जाती है क्रिप्टो में, या एक दो आपने और स्टॉक्स बताए थे। तो सर मुझे ये पूछना था कि अगर क्रिप्टो में हाल्विंग होती है और क्रिप्टो एकदम पंप होता है, अपने उसी लेवल पे जाता है बीटीसी, तो सर क्या फॉरेक्स में कुछ इम्पैक्ट आता है इसका? फॉरेक्स मार्केट स्लो होती है क्या इसकी करेंसी पेयर्स या कमोडिटीज या गोल्ड? देखिए जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, जो आगे सेंटीमेंट होता है ना, उसको देखिए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम कुछ चीज़ों को देख रहे हैं कि यार यूएस के अंदर कोई रिसेशनरी कंडीशंस डेवलप हो रही हैं, तो लोगों को जो यूएस की जो स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, इक्विटीज हैं, उन्हें वो लिक्विडेटिव नजर नहीं आएंगी। इन्वेस्टर्स के लिए जो होते हैं ना, रेट ऑफ रिटर्न बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल मैं आप किसी एक को कहता हूँ, आप में से कोई एक बंदा गोल्ड को बहुत अच्छा बाय करके वो अक्टूबर में उसने $200 का प्रॉफिट बुक कर लिया और ढेर सारी स्टैंडर्ड लॉट से अच्छा खासा लिया। अब ठीक उसने है देखा सर। कि यार गोल्ड में अब जो अपसाइड मूव है, फॉर एग्जांपल यहाँ से 2100 भी जाए, उसकी निस्बत अगर वो 3200 से 32,000 से या 35,000 से क्रिप्टो को उठाता है, जिसके अंदर ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक जी। है, क्योंकि देखें अभी तो क्रिप्टो ने अपने 69 के जो हाई है, ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस साल में बना था, उसको टच करना है और उसके बाद उसने आगे मूव करना है। करना है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब बिल्कुल है सर। कि अगर हम ये कंपैरिजन ड्रॉ करें कि मेरे लिए इस वक्त लिक्विडेटिव ऑप्शन कौन है, तो मैं कहूंगा भाई गोल्ड से तो मैंने इस साल का प्रॉफिट ले लिया है, बंद करो यहाँ से और उठा लो मुख्तलिफ किस्म के ऑल्ट कॉइन्स, उठा लो बीटीसी उठा लो। क्यों? क्योंकि जब द एंड ऑफ द डे जब मैं पैसा कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास तो यहाँ विदड्रॉ रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा बनेगा। तो ये वाला मनी फ्लो बिल्कुल। मार्केट का हिस्सा है और ये चीजें होती हैं। और आप अभी अगर गूगल करें और क्रिप्टो की मार्केट कैप उठाएं, अक्टूबर के शुरू की उठाएं, शायद बिलियंस में होगी, अब ये ट्रिलियंस में है। तो वो पैसा कहाँ, मतलब कि आसमान जी। से टपक पड़ा है, वो इसी मार्केट से शिफ्ट हुआ है। अच्छा सही, जी बिल्कुल सर। अब्बास भाई, जी जी ज़रा मैं निकल रहा हूँ तो मैंने कहा एक अनाउंसमेंट छोटी सी करके तो फिर मैं चला जाऊँ, हाँ जी फिर आप प्लीज। लगे रहिएगा। ठीक है। अनाउंसमेंट ये है कि दिवाली है, तो दिवाली की तरफ से फॉरेक्स उस्ताद के तरफ से जितने भी लोग हैं इंडियन, स्पेशली हमारी हिंदू कम्युनिटी है, उनको दिवाली अपनी मुबारक, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। उनके लिए दिवाली पे स्पेशल डिस्काउंट है और 11/11 डिस्काउंट भी चल रहा है एक। तो हमारी टीम से रब्ता करके इस कोर्स में जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, स्पेशली ऐसे लोग जो बेचारे स्टूडेंट हैं या फीमेल्स हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स है। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर टच करें हमारे व्हाट्सअप की टीम को, ताकि उनको मज़ीद डिस्काउंट्स दिए जा सकें। यानी कि $500 इस कोर्स की फ़ीस है और हमने 50% ऑफ किया हुआ है ₹250। ठीक है, तो प्लीज़ कांटेक्ट करें और ये कोर्स के कंटेंट के हवाले से और बाकी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें उनसे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछें। तो मेरे ख्याल से बस भाई बहुत हो गया, बंद कर देना। बस 5-10 मिनट और, कोई अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो बता दें। आप लगे रहे, फिर जी मुझे सर, इजाज़त क्वेश्चन। मुझे इजाज़त दें। आप ठीक है राहील, थैंक यू, आप प्लीज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।